Very good morning students, welcome back after happy Diwali once again FY BCom। अगर आपको ध्यान में होगा दिवाली से पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग डिस्कस किया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग डिस्कस करने के साथ साथ हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया था एंड दैट वाज ऑन पेज नंबर 79, पेज नंबर 80 एंड 81। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि बिना शब्दों का प्रयोग किए। नॉन वर्बल आपको याद करा दूं, नॉन वर्बल में मैं वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता हूं। बिना शब्दों का इस्तेमाल किए जब मैं कम्युनिकेट करता हूं तो इट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कई अलग अलग प्रकार से किया जाता है। ये आपको मिल जाएगा फ्रॉम पेज नंबर 82 ऑनवर्ड्स। इधर लिख देता हूं, पेज 82 ऑनवर्ड्स। अब ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे ना आज, इन सबको ब्रीफ में डिस्कस करना है ताकि आपको इनका मीनिंग समझ में आ जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा माना जा रहा है कि एग्जाम एमसीक्यूज के रूप में होगी। तो एमसीक्यूज के हिसाब से ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम में आएगा, या एट द मोस्ट अगर मान लो रिटन एग्जाम होती है तो इसमें इसके ऊपर शॉर्ट नोट वगैरह जैसा आ सकता है। तो ब्रीफ में मीनिंग डिस्कस करते हैं। वी हैव बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के बाद नंबर 2 पर पोस्चर है। एक बार मैं सारे पॉइंट्स लिख लूं, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। सो वी हैव पोस्चर, पोस्चर के बाद में देयर इज गेस्चर्स, उसके बाद नंबर 4 जो है आफ्टर गेस्चर्स, नंबर 4 दैट वी हैव इज एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस के बाद नंबर 5 जो है दैट इज ड्रेस एंड ग्रूमिंग। ड्रेस एंड ग्रूमिंग के बाद देन वी हैव स्पेस एंड प्रोक्सिमिक्स। स्पेस एंड प्रोक्सिमिक्स के बाद नंबर 7 जो है साइलेंस। नंबर 8 इज ऑडिटरी सिग्नल्स। और नंबर 9 जो है दैट इज विजुअल्स। ठीक है, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें भाषा का प्रयोग किए बिना, शब्दों का प्रयोग किए बिना हम कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो है दैट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी कि मैं अपने शरीर के द्वारा कई ऐसे साइंस देता हूं जो सामने वाला समझने की कोशिश करता है। इस बॉडी लैंग्वेज के अंदर वी हैव मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लेग्स, बॉडी पार्ट्स एक्सेट्रा। मैं किस तरह से चलता हूं, मेरे चलने का तरीका कैसा है, मैं किस तरह से लोगों से मिलता हूं, उनसे हाथ मिलाता हूं, मेरे हाथों का मूवमेंट कैसा होता है, मेरे पैरों का या शरीर के दूसरे अंगों का जैसे कि गर्दन घुमाना वगैरह, ये सारा सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। बॉडी लैंग्वेज के जरिए लोग हमें पढ़ने की कोशिश करते हैं
हमारे बॉडी लैंग्वेज के जरिए लोग हमारे बारे में एक धारणा या एक अजम्पशन बनाने की कोशिश करते हैं कि ये किस किस्म का व्यक्ति होगा। दिस स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज नोन एज काइनेसिक्स। This body language is known as kinesics. So that is body language कि हम अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपनी गर्दन का, अपने शरीर के अलग अलग अंगों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए हम लोगों को बहुत कुछ कन्वे कर जाते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखें कि अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप सही ढंग से चले, सही ढंग से खड़े रहें। लोगों से मिलने के वक्त जो है आप उनसे अच्छी तरीके से एक बॉडी सिग्नल्स सेंड करने की कोशिश करें। बॉडी लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज पोस्चर। अब पोस्चर किसे कहते हैं? पोस्चर का मतलब होता है कि हम किस तरह से खड़े रहते हैं, कैसे हम बैठते हैं, हमारी गर्दन की पोजीशन कैसी होती है। सो पोस्चर रिफर्स टू द वे वी स्टैंड और द वे वी सिट, the position of head, hands, etc. ठीक है। बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं तो कई बच्चे जो है सीधे बैठते हैं, कई बच्चे थके हुए टाइप के से बेंच के ऊपर यूं करके बैठते हैं। खड़े रहने के समय में कुछ लोग सीधे खड़े रहते हैं और कुछ लोग झूले झूले लाल रहते हैं। इस तरह से सहारा लेंगे, इस तरह से सहारा लेंगे। ये सब आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है लोगों के मन में, क्योंकि अगर आपका पोस्चर सीधा नहीं होगा तो लोग आपको थकेला मान लेंगे, एक दुखी इंसान मान लेंगे। सो देयरफॉर आपका पोस्चर सही होना चाहिए। सही पोस्चर का मतलब ये नहीं है कि आप जवान की तरह यूं खड़े रहे, बट खड़े रहने के समय में आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए। चलने के समय में कई लोग विचित्र ढंग से चलते हैं, पैरों को घसीटते हुए, रगड़ते हुए। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। आपके जो कदम है वो सीधे पड़ने चाहिए। सो दैट पोस्चर कन्वेज योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये आपके पोस्चर से पता चल जाता है। ठीक है, आप किस तरह से खड़े रहते हैं, किस तरह से बैठते हैं, ये बहुत कुछ कह जाता है। अपार्ट फ्रॉम पोस्चर नंबर 3 आता है गेस्चर्स। गेस्चर्स के लिए हिंदी में एक शब्द है इशारे, और ये गेस्चर्स या इशारे जो हैं ये हम अपने हाथों से कर सकते हैं, दैट इज हैंड्स। ये इशारे हम अपनी नेक यानी कि गर्दन से कर सकते हैं। ये इशारे हम अपने चेहरे यानी कि फेस से कर सकते हैं। ये इशारे हम अपनी आंखों से यानी कि आईज से कर सकते हैं। ये इशारे हम अपनी फिंगर्स यानी कि उंगलियों के जरिए कर सकते हैं। इनके द्वारा ये जो इशारे हम करते हैं, जैसे किसी को बेस्ट ऑफ लक करने के लिए हम ये वाला इशारा, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ठेका दिखा रहे हैं, दिस इज गुड लक या बेस्ट ऑफ लक। इशारों में जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी को बहुत पर्सनली नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी हम उसको जानते हैं क्योंकि वो हमारी ही बिल्डिंग में रहता है या हमारे ही कॉम्प्लेक्स में रहता है, तो हम उसकी तरफ देख करके अपनी आईब्रोज को मूव कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, हाथों का इशारा, गर्दन का इशारा। अब गर्दन का इशारा, जैसे किसी ने आपसे कुछ पूछा और आपने ना में जवाब देने के लिए इस तरह से गर्दन हिला दी, हाँ में जवाब देने के लिए इस तरह से गर्दन हिला दी। कुछ लोग एकदम कंफ्यूज होते हैं तो समझ में नहीं आता है हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे हैं, बट फिर भी इशारे करते हैं। कोई
है कि भाई ईस्ट में जाना, कैसे जाऊं? आप इस तरह से हाथ दिखाते हैं या उंगली दिखाते हैं कि भाई इस तरफ जा। सो ऑल दीज आर कंसीडर्ड एज गेस्चर्स, किए जाने वाले इशारे जिनके जरिए, मतलब अगर मैं किसी से गुस्सा हूं तो मैं उसको इस तरह से इशारे करता हूं कि मैं तुझे मारूंगा। हम लात से इशारे करते हैं कि लात मारूंगा। ऑल दैट इज गेस्चर्स, इशारे जिसके जरिए हम सामने वाले को कुछ कन्वे करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर क्या आता है सर? एक्सप्रेशंस जो है बेसिकली डील्स विथ फेशियल एक्सप्रेशंस। इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं और इस फेशियल एक्सप्रेशंस में बेसिकली वी हैव द मूवमेंट। किसका मूवमेंट सर? वी हैव द मूवमेंट ऑफ आईज, बराबर है। वी हैव द मूवमेंट ऑफ आईब्रोज, ठीक है। वी हैव द मूवमेंट ऑफ eyelids, we have the movement of lips, ठीक है। then we have the smile, ठीक है। all these come as facial expressions, और इस facial expression के जरिए हम बहुत कुछ कह जाते हैं। इस तरह से स्माइल करना, ठीक है, किसी को आंख मार देना, आईब्रोज को रेस करना, आईलिड्स पलकों को झपकाना, बराबर है। ये सारा हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए आता है। और फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए हम अपनी दिल की बातों को भी उजागर करते हैं। हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है। अगर हम सैड मूड में होंगे, अगर हम खुश होंगे, तो इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशंस आपके जज्बातों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को उजागर करता है। आपके दिल को, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपका मूड कैसा है, एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय दीज फेशियल एक्सप्रेशंस। नंबर 5 आता है ड्रेस एंड ग्रूमिंग। देख, मैं किस प्रकार के कपड़े पहनता हूं और कैसे तैयार होता हूं, ये भी बहुत कुछ कह जाता है मेरे बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, मेरे मन की स्थिति के बारे में। मेरे कपड़ों से और मेरे तैयार होने के तरीके से पता चल जाता है। यदि मैं सफेद कपड़े पहन करके कहीं जा रहा हूं या कहीं से आ रहा हूं, तो लोग मेरे कपड़ों को देख करके अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी की मैयत में जाके आया है। अगर मैं बहुत अच्छे से मुंबई शहर में तैयार होकर के सूट पहन के कहीं जा रहा हूं, मुंबई शहर में सूट पहन के जा रहा है मतलब शादी में ही जा रहा होगा। बहुत अच्छे से तैयार होकर के अगर मैं अच्छा वेल ड्रेस्ड होकर के कॉलेज आया हूं, तो मेरे दोस्त अपने आप समझ लेते हैं आज तेरा बर्थडे है क्या। यानी कि हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, हम कैसे तैयार होते हैं, तैयार होने का तरीका भी हमारी पर्सनैलिटी को उजागर करता है। महिलाएं किस रंग की लिपस्टिक इस्तेमाल करती है, उससे उस महिला की पर्सनैलिटी का पता चलता है। कौन से रंगों के कपड़े हम पहनते हैं, वेदर वी आर यूजिंग ब्राइट कलर क्लोथ्स और डल कलर क्लोथ्स, इट एक्सप्लेन्स ए लॉट अबाउट आवर पर्सनैलिटी। ग्रूमिंग में, तैयार होने में कई लोग बिखरे हुए बाल से इन शर्ट किया हुआ है, लेकिन वो इन शर्ट एक साइड से अंदर है, एक साइड से बाहर है, बाल बिखरे हुए हैं। ऑटोमेटिकली लोग उसे एक बेफिक्र इंसान मान लेते हैं, एक ऐसा इंसान जो व्यवस्थित नहीं है, जो फिक्र नहीं करता है। लेकिन अगर हम नीट, क्लीन एंड टाइडी हैं, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि ये एक बेहद पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सनैलिटी वाला इंसान है।
शरीर पे टैटू बनवाना, कानों में रिंग्स पहनना या बॉडी पियर्सिंग करवाना, ये भी तैयारी का ही हिस्सा है। हम क्या ज्वेलरी पहनते हैं, किस तरह से ज्वेलरी पहनी जाती है, यह भी बहुत कुछ दर्शाती है। आम जीवन में हम जो ज्वेलरी पहनते हैं वो अलग है, और शादियों में जो ज्वेलरी पहनी जाती है वो अलग है। So it tells a lot about the situation. It tells a lot about the personality of the person. नंबर 6 आता है स्पेस एंड प्रॉक्सिमिक्स, जगह और दूरी। बराबर है, ये भी बहुत कुछ कहे जाती है। सो स्पेस का मतलब होता है प्लेस, यानी कि जगह। जगह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि घर में पिताजी या फादर जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही बैठते हैं। उनका एक पर्टिकुलर फेवरेट प्लेस होगा, कोई पर्टिकुलर चेयर होगी या कोई पर्टिकुलर सोफा होगा या आर्म रेस्ट होगा जहां पर पापा रेगुलरली बैठते हैं। वो उनकी फेवरेट जगह है। और ये भी नोटिस किया होगा कि उनकी मौजूदगी में कोई उस जगह पे नहीं बैठता, क्योंकि वो जगह पापा की है। अगर वो ऑफिस गए हुए हैं या काम से बाहर गए हैं तो एक अलग बात है कि उस जगह पर कोई और बैठ जाए, अदरवाइज उनकी प्रेजेंस में नहीं बैठता। सिमिलरली कॉलेज में प्रिंसिपल का जो कैबिन है और उसमें प्रिंसिपल की कुर्सी है, उसमें प्रिंसिपल के अलावा कोई और नहीं बैठता। हम लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं अपने काम के सिलसिले में डेली। देयर आर पीपल हु डेली ट्रैवल इन लोकल ट्रेन। उनका डब्बा फिक्स है कि वो कौन से डब्बे में चढ़ेंगे, उनके बैठने की भी जगह फिक्स होती है। अरे आप स्टूडेंट्स जो है ना, कॉलेज में आपकी भी जगह फिक्स्ड है। आप एक पर्टिकुलर बेंच पे ही जाके बैठते हो और आपको वहीं बैठना पसंद है। और ये जो जगह है, ये जगह बहुत कुछ कह जाती है। आज लोअर लेवल का एम्प्लॉई है तो उसको छोटा केबिन दिया जाता है, और बड़े लेवल का एम्प्लॉई है तो उसको बड़ा केबिन या बड़ी जगह दी जाती है। इस जगह से पता चल जाता है कि सामने वाले की हैसियत क्या है। पापा जिस जगह पे बैठते हैं ना, उस जगह पर बैठने का मतलब है कि ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। प्रिंसिपल अपने कैबिन में बैठता है, अपनी कुर्सी पर बैठता है, मतलब वो कॉलेज को चलाने वाला, मैनेज करने वाला हेड है। सो दैट इज प्लेस। प्लेस के बाद में आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है डिस्टेंस, कि हम कितनी दूरी से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि हम सबको अपने नजदीक नहीं आने देते हैं। ये जो प्रॉक्सिमिक्स या डिस्टेंस है ना, इसको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। यानी कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करते वक्त हमने उनके साथ कितनी दूरी बना के रखी है। ये डिस्टेंस में देयर कैन बी इंटीमेट, intimate distance, then there can be personal distance, there can be social distance, and there can be public distance. Public distance, ये डिस्टेंस वाला एस्पेक्ट आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। पेज नंबर का आइडिया दे देता हूँ, उसको जरा सा देख लेना। दैट intimate distance, personal distance, social distance and public distance will be available on page number 89. ये किधर मिलेगा? ये मिलेगा पेज 89। लोगों से कम्युनिकेट करने के वक्त हम कितनी दूरी रखते हैं, इसमें सबसे पहला है इंटीमेट डिस्टेंस। इंटीमेट डिस्टेंस वो होता है जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, माँ और बच्चों के बीच में। माँ बच्चे को गले लगा लेती है। अब गले लगा लेने का मतलब है कि कोई डिस्टेंस ही नहीं है, इतना नजदीक पति और पत्नी आ सकते हैं, माँ और बच्चे आ सकते हैं। हम दूसरों को इतने नजदीक नहीं आने देते हैं।
दैट इज इंटीमेट डिस्टेंस। पर्सनल डिस्टेंस किसे कहते हैं? पर्सनल डिस्टेंस वो होता है जो फ्रेंड्स के बीच में होता है, ऑफिस कलीग्स के बीच में होता है, जिसमें किसी के कंधे के ऊपर हाथ रख दिया, या ये वो डिस्टेंस है जिसमें हम किसी से नजदीक में रह करके हाथ मिला सकते हैं, दैट इज पर्सनल डिस्टेंस। मतलब वो बंदा नजदीक भी है पर फिर भी हमें छू नहीं रहा, चाहे तो कंधे पे हाथ रखा जा सकता है लेकिन फिर भी दूरी है। कंधे पर हाथ रख करके भी दूरी है। जैसे बाइक के ऊपर दो अनजान लोग अगर बैठते हैं तो उनके बीच में एकदम नजदीक होने के बावजूद भी एक थोड़ा सा गैप है, एक दूसरे को टच नहीं होते हैं और टच भी हो जाते हैं, दैट इज पर्सनल डिस्टेंस। हम कुछ ही लोगों को इतना नजदीक आने देते हैं। अब ये कुछ ही लोग में, जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे साथ में काम करने वाले ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, पर्सनल। नंबर 3 आता है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस वो होता है जिसमें हम तकरीबन थोड़ी बहुत दूरी मेंटेन करके रखते हैं, कि जैसे गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाला जब घर पर गैस का सिलेंडर डिलीवर करने के लिए आता है तो जो घर की महिला है वो गेट खोलती है। अब गेट खोलने के बाद वो महिला पीछे हो जाएगी और वो गैस सिलेंडर वाला किचन में जाकर के गैस का सिलेंडर रखेगा और खाली सिलेंडर लेगा। अब जब वो किचन में जा रहा है तो वो महिला उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन एक सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करके जाती है, 2 फुट 4 फुट की दूरी, क्योंकि उससे ज्यादा नजदीक नहीं आने दिया जा सकता है गैस सिलेंडर वाले को, सब्जी वाले को, कपड़े प्रेस करने वाले को। हम जितनी दूरी पर रखते हैं, एक 2 से 4 फुट का अंतर, दैट इज सोशल डिस्टेंस। ये सामाजिक दूरी है जिसमें सामने वाले से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हम उसे बेहद नजदीक नहीं आने देते हैं, लेकिन फिर भी आसानी से कम्युनिकेट कर सके इसलिए हमने उतनी दूरी रखी है। और लास्ट आता है पब्लिक डिस्टेंस। पब्लिक डिस्टेंस नॉर्मली नेता वगैरह फॉलो करते हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री की रैली देखी होगी तो प्रधानमंत्री की रैली में हजारों लोगों की भीड़ आती है। अब प्रधानमंत्री स्टेज पे हैं, स्टेज के बाद आप देखना एक बफर जोन होता है, यानी कि तकरीबन एक 35-40 फुट का गैप होता है और फिर उसके पीछे पब्लिक को अलाउ किया जाता है। उस गैप में किसी को भी आना अलाउड नहीं है, दैट इज पब्लिक डिस्टेंस। ये 40-50 फुट का गैप जानबूझ के रखा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा करनी है, क्योंकि एकदम नजदीक में अगर पब्लिक को अलाउ किया तो प्रधानमंत्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि कोई कुछ भी फेंक सकता है इतने नजदीक से। इसलिए वो 35-40 फुट का गैप रखा जाता है ताकि कोई नेता के ऊपर कुछ हमला न कर दे, कुछ फेंक न दे, दैट इज पब्लिक डिस्टेंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से। नंबर 7 है साइलेंस। एक कहावत है कि साइलेंस इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि कुछ ना कह के भी हम बहुत कुछ कह देते हैं। अगर मैं किसी से नाराज होता हूं तो मैं उससे बात नहीं करता, वो मुझसे कुछ पूछेगा मैं जवाब नहीं दूंगा, खामोश रहूंगा। अब ये जवाब नहीं देने का मतलब है सामने वाले को अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं उससे नाराज हूं। और कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि हम बहुत सारी समस्याओं को टाल सकते हैं चुप रह करके, कि जब झगड़ा हो तो बेहतर है कि आप चुप रहे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना तो झगड़ा बढ़ेगा, बात बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में खामोश रहना ही बेहतर है। बट एक बात ये भी जान लीजिए, खामोशी हर स्थिति में अच्छी नहीं होती है। साइलेंट रहना एडवांटेजेस तो है ही, लेकिन कई बार ये डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है। सो साइलेंस का बहुत समझदारी से उपयोग किया जाए। वहीं चुप रहे जहां चुप रहना है और जहां बोलना जरूरी है वहां जरूर बोले। नंबर 8 आता है ऑडिटरी सिग्नल्स। ऑडिटरी सिग्नल्स में
से सुने जाने वाले साउंड का प्रयोग किया जाता है। साउंड, बराबर है। ऑडिटरी सिग्नल्स में साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें स्कूल में बजने वाली घंटी बजती है तो बच्चों को अपने आप समझ में आ जाता है कि छुट्टी हो गई, घर पे जाने का है। बच्चों को बोलना नहीं पड़ता छुट्टी हो गई घर जाओ, बेल बजा के वो समझ जाते हैं कि अब छुट्टी होगी, वी हैव टू गो होम। गाड़ी का हॉर्न बजाने का मतलब है पेडिस्ट्रियन को सतर्क करना कि भाई क्रॉस मत कर, गाड़ी आ रही है, ठीक है। सो स्कूल की घंटी है, गाड़ी का हॉर्न है, इसके अलावा सायरन, एम्बुलेंस में जो सायरन बजती है वो किस लिए बजती है? ताकि आगे चलने वाली गाड़ी वालों को पता चल जाए कि हमें साइड में हट जाना है ताकि एम्बुलेंस को जाने की जगह मिल सके। सो इसमें स्कूल बेल है, हॉर्न है, सायरन है, हूटर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। अलार्म्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब ऑडिटरी सिग्नल्स हैं जो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट, जैसे सवेरे जब हमारा घड़ी का अलार्म बजता है तो वो हमें सिग्नल देता है कि हमारे उठने का समय हो गया। लास्ट नंबर 9 में आता है विजुअल्स। इस विजुअल्स में क्या आता है सर? इस विजुअल्स के अंदर अगर हम देखें तो विजुअल्स में यू हैव पोस्टर्स, बराबर है, यू हैव सिंबल्स, साइन बोर्ड्स, जिसमें हम कलर्स का भी प्रयोग करते हैं, वी मेक यूज ऑफ कलर्स, वी मेक एक्सेट्रा टू कम्युनिकेट समथिंग। बेसिकली साइन बोर्ड के ऊपर लाल रंग का इस्तेमाल करने का मतलब है खतरा। बिजली के खंभों के ऊपर एक खोपड़ी बनाई हुई है और 2 क्रॉस में हड्डी बनाई हुई है, ये खतरे का निशान है और उसमें लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं। रेड इज द सिंबल ऑफ डेंजर। सिग्नल, सड़कों के ऊपर जो सिग्नल्स है उसमें भी रंगों का इस्तेमाल होता है, उसमें रेड है, येलो है और ग्रीन है। सो ये पोस्टर्स है, सिंबल्स है, साइन बोर्ड्स है, इनके जरिए बहुत कुछ समझाया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो ये सब आता है फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक टॉपिक है, उसका आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा। एंड दैट बेसिक टॉपिक, बेसिक आइडिया इज अबाउट गोइंग टू बी बिजनेस एटिकेट्स। कि भाई जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के समय में हम लोगों से मिलते हैं तो उस वक्त हमें क्या एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। कि भाई मान लो अगर किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा हूँ, या क्लाइंट को लंच के लिए या डिनर के लिए इनवाइट किया है, या क्लाइंट को अपने ऑफिस में बुलाया है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो विजिटिंग कार्ड देता हूँ, तो क्या एटिकेट्स यानी कि नियमों को मुझे फॉलो करना चाहिए। दैट बेसिक डिस्कशन विल डू। ओके, सो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।